हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था नीट 2026 के लिए, वो था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और ये चैप्टर हमारा अप्रॉक्सीमेटली खत्म हो चुका है। सिर्फ एक लेक्चर आज का रहेगा इस चैप्टर के लिए। देन भी इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम इसके PYQ सॉल्व करेंगे कि हमें पता चले कि जो हमने NCERT से चीज़ें पढ़ी है वो हमें कितनी याद हुई या फिर किस टाइप के क्वेश्चन थ्योरी पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है समरी। अब क्या होता है, बच्चे पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं बट समरी को नहीं पढ़ते हैं। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा लाइन दी हो समरी में। वैसे तो समरी का मतलब ये होता है कि जो पूरा पार्ट दिया है, पूरा चैप्टर जो दिया है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें लिखी होगी समरी में। बट क्या होता है, कई बार कुछ एक्स्ट्रा लाइन्स भी लिख देता है, एक्स्ट्रा लाइन्स भी मिल जाती है हमें, जो क्या होता है कि चैप्टर के अंदर नहीं होती। तो फिर एग्जामिनर अगर वहाँ से क्वेश्चन बना लिया तो क्या होता है, बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो स्टार्ट करते हैं समरी को पढ़ना। क्या दिया हुआ, एक पेज है ओनली। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स और एग्रीगेट्स ऑफ सेल्स। ठीक है, हमें पता है कि सभी ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बनेंगे, सेल से मिलकर बनेंगे, या फिर सेल का एग्रीगेशन हो जाएगा तो हो जाएगा। सेल का एग्रीगेशन होकर क्या बन सकता है, टिश्यू बन सकता है। तो ये हमने तो पढ़ा ही है कि सेल थ्योरी पढ़ी थी हमने कि ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है मैम, मैं फटाफट से रीड करूंगी लाइन। अगर कोई भी लाइन समझाने वाली होगी तो मैं वहाँ पे समझा दूंगी, क्योंकि समरी का मतलब ये कि हम पहले पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, अब उसको एक ओवरव्यू ले रहे हैं उस चैप्टर का। ठीक है मैम, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स और एग्रीगेट ऑफ सेल्स। सेल्स वेरी इन देयर शेप, साइज एंड एक्टिविटीज, फंक्शंस। सेल क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है शेप में, साइज में, एक्टिविटी में और उसके फंक्शन में। जैसे हमने शेप देखी थी और साइज भी देखा था सेल का कि कैसे हो सकता है कि कोई जैसे WBC थी वो अमीबॉइड शेप की थी, उसकी एक इरेगुलर शेप थी। जो RBC थी वो बाइकॉनकेव शेप की थी। ऐसे जो हमने नर्व सेल देखी थी वो बहुत लॉन्ग थी और ऐसे ब्रांच थी। तो सेल का शेप और साइज क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। आप अपनी NCERT खोल के बैठ सकते हो, उसके साथ लाइन टू लाइन आप खुद रीड कर सकते हो। Based on the presence or absence of a membrane-bound nucleus and other organelles, cells and hence organism can be named as eukaryotic and prokaryotic। ये हमने देखा था यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के डिफरेंस क्या था, ये था मैम कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट नहीं था। एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था। वहीं एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमने देखा था कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस का तो प्रेजेंट होता था। ये बात NCERT में लिखी कि एब्सेंस और प्रेजेंस, किसके एब्सेंस और प्रेजेंस के बेस पे, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनेल्स के बेस पे हमने क्या कि दो टाइप में हमने ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं हमारे पास में, सेल हो सकती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ठीक है मैम, आगे क्या लिखा हुआ है, एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, जो एक यूकैरियोटिक सेल होगी, कंसिस्ट ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन। ठीक है मैम, सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, न्यूक्लियस मिलेगा एंड साइटोप्लाज्म मिलेगा। तीन चीजें देखने को मिलेगी हमें एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल में। क्या मैम, एक सेल मेम्ब्रेन होगी, उसके बाहर उसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा जिसे हम साइटोप्लाज्म बोल देंगे मैम, और उसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है मैम, प्लांट सेल्स हैव ए सेल वॉल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये प्लांट और एनिमल में डिफरेंस पैदा करता है कि प्लांट सेल जो है उसमें सेल वॉल देखने को मिलती है, और जो सेल वॉल होती है वो कहाँ होती है, आउटर साइड होती है सेल मेम्ब्रेन की। ये बात भी ध्यान रखनी है। ओके मैम, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द सिलेक्टिवली परमिएबल एंड फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ सेवरल मॉलिक्यूल्स। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमें ये क्वालिटी ध्यान रखनी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कैसे, सिलेक्टिवली परमिएबल है, चीज़ों को सिलेक्ट करके अंदर जाने देगी। ऐसे नहीं कि कोई भी मुंह उठा के आया और उसको अंदर बाहर होने दिया, चीज़ों को सिलेक्ट करके अंदर बाहर होने देगी। मेम्ब्रेन के अंदर बाहर ट्रांसपोर्ट होगा, सिलेक्टिवली परमिएबल है। और उसका काम क्या है, हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन NCERT में लिखा हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन है, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो किस चीज़ का है, ट्रांसपोर्ट का है। ट्रांसपोर्ट करना किसका, सेवरल मॉलिक्यूल्स का। बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है मैम, द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे क्वेश्चन आ चुका है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या इंक्लूड करता है मैम, 4 सेल ऑर्गेनल को इंक्लूड करता है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक गोल्गी बॉडी, एक लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। ऑल द सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म डिफरेंट बट स्पेसिफिक फंक्शंस। यस मैम, ये पता है कि सब अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करे। लाइसोसोम है तो मैम सुसाइड बैग कितने वर्क कर रहे हैं, उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है मैम। अगर माइटोकॉन्ड्रिया है मैम तो उसमें क्या कर रहा है, ATP प्रोडक्शन हो रहा है, पावर हाउस की तरह वर्क कर रहे हैं मैम। मैम अगर साइटोप्लाज्म नहीं, क्लोरोप्लास्ट है मैम, तो मैम उसमें क्या बन रहा है मैम, खाना बन रहा है। तो वो एक हम बोल सकते हैं एज अ किचन वर्क कर रहा है, किसके लिए, सेल के लिए। तो हर सेल ऑर्गन का अपना एक अलग अलग फंक्शन है। ओके मैम, एक स्पेसिफिक है और एक अलग अलग फंक्शन है। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, ये हमने कल के लेक्चर में देखा था। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया फ्लैजिला दैट फैसिलिटेट लोकोमोशन। यस मैम, सीलिया फ्लैजिला का क्या काम होता है, लोकोमोशन में हेल्प करना होता है। और सीलिया फ्लैजिला की जो बेसल बॉडी होती है उसकी स्ट्रक्चर किसी के सिमिलर होती है मैम, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम के। और सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम की स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होती है मैम, लाइक कार्टव्हील स्ट्रक्चर। ये हमने कल की लाइन देखी थी NCERT में। ओके मैम, इन एनिमल सेल्स सेंट्रियोल ऑल्सो फॉर्म स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन।
ये हमने देखा था एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस पड़ा था तब कि सेंट्रियोल जो है मैम वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और किस में हेल्प करता है मैम, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है मैम, मैंने बताया था ये आपको, क्या बनाता है, स्पिंडल एपरेटस यानी स्पिंडल फाइबर्स बनाता है सेल डिवीजन के टाइम में, जो क्या करता है सेल डिवीजन में हेल्प करता है। न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूक्लियोलाई एंड क्रोमेटिन नेटवर्क। यस मैम, ये कल ही देखा था। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, और वहाँ पे क्या होता है एक्टिवली आरएनए का सिंथेसिस होता है, और साथ में क्या मिलेगा, क्रोमेटिन का नेटवर्क मिलेगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। इट नॉट ओनली कंट्रोल्स एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनल्स बट ऑल्सो प्ले ए मेजर रोल इन हेरिडिटी। अब हेरिडिटी में रोल कैसे प्ले करता है कि जो मान लो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमोसोम है या क्रोमेटिन, उसके अंदर क्या डीएनए है, और डीएनए में क्या होती है हमारी जीन्स होती है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होती है पास होती है। जो कैरेक्टर्स हमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं उसमें किसका रोल होता है मैम, उसमें डीएनए का रोल होता है। तो हेरिडिटी में किसका रोल है मैम, न्यूक्लियस का। ऐसा क्वेश्चन एक बार नीट में शायद में पीवाईक्यू पूछा जा सकता है, पता नहीं, मैंने किसी मॉड्यूल में देखा था कि ऐसा सेल ऑर्गेनल्स बताओ जिसका हेरिडिटी में रोल है। तो भी ये लाइन आपको यहाँ से पता चल रही है कि हेरिडिटी में रोल होने वाला सेल ऑर्गेनल कौन सा है मैम, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस क्या मैंने आपको बता दिया, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, डीएनए क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होता है ट्रांसफर होता है। जो कैरेक्टर हमारे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं उसमें किसका रोल होता है, जीन का रोल होता है, डीएनए का रोल होता है। तो और ये प्रेजेंट किसमें, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो इसलिए क्या होगा, हेरिडिटी से रिलेटेड अगर हमसे कोई भी सेल ऑर्गेनल पूछा जाए तो उसका आंसर हम क्या देंगे, न्यूक्लियस देंगे। ओके मैम, आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स ट्यूबुलर और सिस्टर्नी। हमने देखा था ट्यूबुल्स भी मिल सकती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और सिस्टर्नी भी मिल सकती है। दे आर ऑफ टू टाइप्स, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, आरईआर बोलते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर राइबोसोम के होंगे एब्सेंट होंगे। ईआर हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोजन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ग्लाइकोजन के सिंथेसिस का जब हमने थ्योरी पढ़ी थी वहीं पे कहीं पे भी एनसीईआरटी में जिक्र नहीं किया हुआ। हमें ये पता है कि मैम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो वो प्रोटीन बनाएगी, हमें ये पता है मैम कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो वो लिपिड बनाएगी। और यहाँ पे इन्होंने लिपोप्रोटीन लिख दिया, लिपिड के साथ में प्रोटीन भी ऐड कर दिया और साथ में एक वर्ड और जोड़ दिया क्या मैम, ग्लाइकोजन। और ये लाइन अगर एग्जामिनर एनसीईआरटी की उठा के आपके एग्जाम में दे सकता है कि बताओ ये लाइन ट्रू है या फॉल्स, तो आधे से ज़्यादा बच्चे इसे फॉल्स करके आएंगे, वो बोलेंगे ग्लाइकोजन तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं। बट ये आपके एनसीईआरटी में समरी में मेंशन किया हुआ है कि सिंथेसिस ऑफ, किसका सिंथेसिस करना बच्चों, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, लिपोप्रोटीन, लिपिड के साथ में प्रोटीन भी ऐड कर दिया, एंड ग्लाइकोजन किसका काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें हेल्प करता है। इस लाइन को आप कर लो, हाईलाइट कर लो, ठीक है। द गोल्जी बॉडी इज ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल, ठीक है, हमें नहीं पता मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, कंपोज्ड ऑफ फ्लैटन्ड सैक्स। ओके मैम, दे सिक्रीशन ऑफ सेल्स एंड पैक्ड इन देम एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द सेल। ये तो हमने पढ़ा था, सिक्रीशन का काम, पैक करने का काम और ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है कौन, गोल्जी बॉडी। लाइसोसोम आर सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग एंजाइम ऑफ डाइजेशन फॉर ऑल टाइप्स मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स कैसे होगी, जैसे कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए कार्बोहाइड्रेजेस है, लिपिड को पचाने के लिए लाइपेज है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज है, ठीक है। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गए जिनको डाइजेशन करने के लिए क्या होता है, इसमें एंजाइम कंटेनिंग होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। यस मैम, हमें पता है कि राइबोसोम किस में इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में। दीज अकर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म और आर एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है मैम। अगर ये सेल है तो उसके अंदर फ्रीली भी ऐसे पड़े हो सकते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो उसके ऊपर अटैच भी हो सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब आप बोलोगे कि मैम ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, तो हमने एक टर्म पढ़ी थी एरोबिक रेस्पिरेशन, जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है, उसी के अंदर टर्म होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो एक बार इसको आप छोड़ो, ये रेस्पिरेशन वाला चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे, तो हमें ध्यान रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें क्या चलेगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन चलेगा एंड जनरेशन ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये है एटीपी का फुल फॉर्म। तो यहाँ पे आप इसे क्या कर लोगे, इस लाइन को भी हाईलाइट कर लो या फिर अंडरलाइन कर लो। हमसे पूछा जा सकता है एग्जाम में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, तो हमें ध्यान रखना एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दे आर बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, अंदर वाली मेम्ब्रेन क्या हो सकती है, फोल्ड होकर क्या बना लेती है, क्रिस्टी बना लेती है, ठीक है मैम। इतनी बात हमने पढ़ी हुई है एनसीईआरटी में। अब बाकी क्या लिखा हुआ देखो, दे आर बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन, ठीक है मैम, डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ एंड इनर मेम्ब्रेन वन फोल्ड्स इनटू सेवरल क्रिस्टा। आउटर मेम्ब्रेन में कोई फोल्डिंग नहीं है, वो तो स्मूथ है, और इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, फोल्ड करके क्रिस्टा बना देती है। प्लास्टिड आर पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनल्स, ठीक है मैम, प्लास्टिड में पिगमेंट होगा,
फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली। ये हमें पता है कि ये डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल का, कि प्लास्टिड ओनली हमें कहाँ देखने को मिलते हैं मैम, प्लांट सेल में देखने को मिलता है, एनिमल सेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है। इन प्लांट सेल्स क्लोरोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये तो हमने उसमें भी पढ़ा था, लाइन दी हुई एनसीईआरटी में, कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है। क्लोरोफिल ऐसा पिगमेंट है जिसमें क्या एबिलिटी है, उसमें एबिलिटी लाइट एनर्जी को ट्रैप करने की, और ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करके हमारे लिए क्या बनाता है, खाना बनाता है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। यस मैम। द ग्रैना इन द प्लास्टिड इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन एंड द स्ट्रोमा ऑफ डार्क रिएक्शन। ये मैंने बताया था, लाइट रिएक्शन कौन से वाले पार्ट में चलेगी, ग्रैना। और ये शायद बात पता नहीं थ्योरी में लिखी हुई है, मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये मैंने आपको ये बात नोट्स में मैंने अपने हाथ से लिख के बताई थी। ग्रैना वो पार्ट है जहाँ पे लाइट रिएक्शन चलती है, और स्ट्रोमा वो वाला पार्ट है जहाँ पे डार्क रिएक्शन चलती है, इसे मार्क कर लेंगे। द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड आर क्लोरोप्लास्ट, जिसमें ग्रीन कलर होगा वो क्लोरोप्लास्ट होगा। ये हमने पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट सॉरी प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जिसमें ग्रीन कलर है, द ग्रीन कलर प्लास्टिड आर क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल, वेयर एज द अदर कलर्ड प्लास्टिड आर क्रोमोप्लास्ट, जिसमें अदर जैसे ब्लू सॉरी कौन सा कलर था, येलो था, पिंक था, रेड कलर आ रहा है, उसमें क्या क्रोमोप्लास्ट होंगे। विच में कंटेन्स पिगमेंट लाइक कैरोटीन एंड जेंथोफिल। और ये कैसे थे, फैट सॉल्युबल थे, ध्यान रखना है। द न्यूक्लियस इज द इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप कितनी होती है, 2 मेम्ब्रेन होती है। एक डबल मेम्ब्रेनस, ये लिखा हुआ है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विद न्यूक्लियर पोर्स, जहाँ पे मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाती है वहाँ पे क्या बन जाता है, न्यूक्लियर पोर बन जाता है। द इनर मेम्ब्रेन इनक्लोज द न्यूक्लियर प्लाज्म, इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर प्लाज्म इनक्लोज होगा। एंड द क्रोमेटिन मटेरियल, साथ में क्या देखने को मिलेगा, क्रोमेटिन मटेरियल देखने को मिलेगा। थस सेल्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए हमने सेल को क्या बोला है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ क्या बोला है, लाइफ बोला है। आई थिंक इसमें मैंने 2-3 चीजें, तो हमें एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ग्लाइकोजन वाला मार्क करना है, वो इंपॉर्टेंट है। एक डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन वाला आई थिंक वहाँ पे नहीं दिया हुआ थ्योरी में, वो मार्क करना है। ये 2-3 लाइनें मुझे लगी इंपॉर्टेंट, जो हमें थ्योरी में नहीं दी, यहाँ पे दी हुई है, तो इन्हें हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है। आई थिंक और सारी चीज़ें तो एनसीईआरटी में आगे थ्योरी में दी हुई है, कुछ एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वाली जो बात है इसे अंडरलाइन कर लोगे। ठीक है तो बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ये जो समरी है वो भी खत्म होती है। तो हमने वैसे तो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन है कि इसके एनसीईआरटी में जो पीछे दिए होते हैं एक्सरसाइज में, और हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है क्या, क्योंकि उससे मेरे से भी एग्जामिनर क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें करनी है, फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको बोला था बच्चों कमेंट में बताना, एक भी बच्चे का कमेंट नहीं आया। अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपको लगता है कि ये क्लासेज आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। चलो ठीक है, अब साथ साथ में क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करके दिया हुआ है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सबसे पहले तो नोट पे टिक कर लेंगे, हमें पता होना चाहिए हमसे क्वेश्चन में नोट पूछा है या क्या पूछा है, तो नोट करेक्ट पूछा है। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द सेल, मुझे तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत लग रहा है कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, सेल को डिस्कवर किया। नो मैम, कल के लेक्चर में तुम पढ़ के आए कि मैम रॉबर्ट ब्राउन जो महान आत्मा है उसने तो न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, तो मेरा ऑप्शन यही हो जाएगा। आगे वाले ऑप्शन पढ़े थे, श्लाइडन एंड श्वान फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। यस, श्लाइडन और श्वान दोनों ने मिलकर क्या दी थी, टुगेदर क्या किया था, फॉर्मुलेटेड किया था किसको, सेल थ्योरी को। विर्चाओ एक्सप्लेन दैट सेल्स आर फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यस, विर्चाओ ने कब बताया था, 1855 में ये बात बताई थी कि जो न्यू सेल है वो जो पहले से एग्जिस्टिंग सेल है उनसे बनेगी। एक स्टेटमेंट दी थी, ओमिनस सेलुला ई सेलुला। ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैरिड आउट इट्स लाइफ एक्टिविटी विद इन ए सिंगल सेल। यस, हमने पढ़ा था कि एक जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो क्या कर सकता है, अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है और अपनी लाइफ के लिए जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, जो भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करता है, लाइक डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, सब कुछ। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी सेल की नहीं की थी, यहाँ पे क्या था, न्यूक्लियस आता, तो ये स्टेटमेंट क्या होता, सही होता। ठीक है मैम, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आप इसे मार्क कर सकते हो एनसीईआरटी में, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, न्यू सेल्स जनरेट फ्रॉम, कि जो नई सेल्स हैं वो कहाँ से जनरेट होती है, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से, रीजनरेशन ऑफ ओल्ड सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, या फिर एबायोटिक मटेरियल से। अभी हमने देखा ऊपर वाली लाइन में कि न्यू सेल्स, ये देखो विचाओ एक्सप्लेन दैट सेल्स आर फॉर्म्ड प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, की सेल किससे बनेगी, जो नई सेल पहले वही क्या करेगी कि नई सेल बनाएगी। तो न्यू सेल्स किससे जनरेट होगी मैम, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये स्टेटमेंट किसका है मैम, विचाओ का स्टेटमेंट है। ओमिनस सेलुला ई सेलुला 1855 में वो महानात्मा ही स्टेटमेंट देके गई थी। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वाला। कॉलम फर्स्ट दिया, कॉलम सेकंड दिया। क्रिस्टी हमने कहाँ पढ़ी थी, सिस्टर्नी हमने कहाँ पढ़ी थी, और थाइलेकोइड हमने कहाँ पढ़ी थी। देखो थाइलेकोइड नाम सुनते माइंड में आना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट। ओके मैम, फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक्स इन स्ट्रोमा। यस मैम, जो क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स, जो क्लोरोप्लास्ट में लिक्विड मटेरियल था उसे हमने स्ट्रोमा बोला था ना, और माइटोकॉन्ड्रिया में उसे हमने क्या बोला था, मैट्रिक्स बोला था। क्रिस्टा क्या थी, मेम्ब्रेन जो है इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की, उसकी इनफोल्डिंग थी, इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और सिस्टर ने क्या थी, डिस्क शेप सेक्स इन गोल्जी एपेटस। तो ए का थर्ड, बी का सेकंड, नहीं सॉरी ए का सेकंड,
बी का थर्ड एंड सी का फर्स्ट हो जाएगा, इसको मैच कर लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब हमें क्या देखते हैं, करेक्ट को देखना है। सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए न्यूक्लियस। देखो ये स्टेटमेंट गलत है, मैंने आपको कल बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनकी जो सेल है उनमें सभी में न्यूक्लियस हो, ये जरूरी नहीं है। हम एग्जांपल जो है आरबीसी का, आरबीसी में न्यूक्लियस का तो एब्सेंट होता है, ह्यूमन की जो आरबीसी होती है, मैमल्स की जो आरबीसी होती है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स हैव ए वेल डिफाइंड सेल वॉल। नो, सेल वॉल ओनली प्लांट सेल में देखने को मिलेगी, एनिमल सेल में नहीं देखने को मिलेगी, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। इन प्रोकैरियोट्स देयर आर नो मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल्स। यस, ये स्टेटमेंट सही है कि जो एक प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सेल्स आर फॉर्म्ड डी नोवो फ्रॉम एबायोटिक मटेरियल्स। ये स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसके बाद में जाके 5th 6 आगे कितने क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है इसमें। ये जो सारे क्वेश्चन है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, आप खुद से इनको ट्राई करोगे, और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नीट में आते नहीं, वैसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके, जो आपके एग्जाम में सीधे के सीधे उठ के आ सकते हैं। इनमें एग्जाम में कोई चेंज भी ना करे, हो सकता है ऐसे कि ऐसे उठा के आपके पेपर में दे दे। हो सकता है 2026 में कोई एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाए, तो इनको अच्छे से करना है। अब हमारा जो पार्ट रहता है वो रहता है मैम स्टार्टिंग में, एक तो है ये साइंटिस्ट, जो हर चैप्टर के जो यूनिट स्टार्ट होती है तो उसकी स्टार्टिंग में दिए होते हैं, और एक है मैम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। देखो इनमें मैं क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो ये फोटो देख लो कौन सी महानात्मा की है। ये है जी एन रामचंद्रन, और इनका बर्थ और डेथ ड्यू कौन सी ईयर में था, 1922 से लेके 2001 तक, यानी 1922 में ये पैदा हुए। उसके बाद में ये मरे कब थे, 2001 में मरे थे, 1922 में इनका जन्म हुआ था। और इनके नाम है जी एन रामचंद्रन, ये इनकी फोटो है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं इसमें से, वो देख लेते हैं। जी एन रामचंद्रन एन आउटसाइड फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि इनका जो वर्क है वो किस चीज़ में रहा, कौन सी फील्ड में रहा, तो ये मार्क करना, आप इसको अंडरलाइन करोगे कि मैम इनका जो काम रहा था, इनकी जो फील्ड रही थी वो कौन सी रही थी, प्रोटीन स्ट्रक्चर को रही थी। सबसे पहले तो इसको मार्क करोगे, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। वाज द फाउंडर ऑफ द मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स। और ये किसके फाउंडर थे, मद्रास स्कूल के फाउंडर थे, ठीक है। जो किस चीज़ के लिए एनालिसिस करा था ये मद्रास स्कूल, जो है बायोपॉलीमर्स का क्या करा था, एनालिसिस करा था, क्योंकि हमें पता है प्रोटीन भी एक टाइप का पॉलीमर है, जो किसका पॉलीमर है, एमिनो एसिड का पॉलीमर है। ये 9 चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो 2 बातें ध्यान रखनी है जी एन रामचंद्रन के बारे में। सबसे पहले तो इनकी फील्ड ध्यान रखनी है, कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर इन्होंने स्टडी किया था। फिर सेकंड बात ये ध्यान रखनी कि मद्रास ऑफ स्कूल है एक, जिसका इन्होंने क्या किया था, ये फाउंडर है उस स्कूल के, और उस वहाँ पे होता क्या था, वहाँ पे एनालिसिस होता था किसका, बायोपॉलीमर्स का। तो 2 लाइन हमें ये ध्यान रखनी है, यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछे तो एग्जामिनर। हिज डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन पब्लिश्ड इन नेचर in 1954 and his analysis of allowed confirmations of protein through the use of the Ramachandran plot rank among the मोस्ट आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। अब देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे, हमें ये ध्यान रखना कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले तो हमने 2 बातें ध्यान रखनी कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में इनका फील्ड, प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या थी, इनकी फील्ड थी जिनमें इन्होंने स्टडी किया था। फिर मद्रास ऑफ स्कूल के ये फाउंडर थे, जहाँ पे क्या करता था, जहाँ पे क्या होती थी, एनालिसिस होती थी किसकी, बायोपॉलीमर्स की। फिर उसके बाद में इन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी, उन्होंने डिस्कवरी की थी ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। कोलाजन का एक प्रोटीन हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमने देखा भी इनकी फील्ड किसकी, कोलाजन की है। और कोलाजन का एक प्रोटीन हम ये पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में, कोलाजन फाइबर्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्या क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से सुनेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि आपको क्लास में यहीं पे दिमाग में सेट हो जाए जो हमने पढ़ा। हम साइंटिस्ट पढ़ रहे हैं जी एन रामचंद्रन, जो हमारी यूनिट है सेल बायोलॉजी वाली यूनिट, उसका ये उसमें ये साइंटिस्ट दिए हुए हैं। 1922 में इनका जन्म हुआ, 2001 में इनकी डेथ होगी, ठीक है मैम। उसके बाद में इनका फील्ड ध्यान रखना है, कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, ये मैम प्रोटीन स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ये किस चीज़ के फाउंडर है मैम, ये मद्रास ऑफ स्कूल के फाउंडर हैं, जहाँ पे क्या होता था, एनालिसिस होता था किसका मैम, बायोपॉलीमर का। फिर उन्होंने क्या डिस्कवर किया मैम, प्रोटीन की फील्ड है, तो प्रोटीन की फील्ड में उन्होंने क्या डिस्कवर किया मैम, कोलाजन एक प्रोटीन होता है, उसका इन्होंने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था।
ठीक है मैम, क्या दिया था? ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था मैम, किसका? कोलाजन का। और ये पब्लिश्ड किस में हुआ? इन नेचर इन 1954। 1954 में, 1954 में क्या हो गया? ये पब्लिश हो गया। और इनका जो ये हम बोल सकते हैं इनका ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किस में रहा था? इनका ये आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था किसमें? स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में। बात ध्यान रखनी, कौन सी बायोलॉजी पूछ लिया? स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। ठीक है, 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। फील्ड पूछेगा प्रोटीन, फाउंडर पूछेगा किसका था? मद्रास ऑफ स्कूल का था। और वहाँ पे होता क्या था मैम? एनालिसिस होता बायोपॉलीमर का। मैम प्रोटीन की फील्ड में मैम इन्होंने क्या किया? मैम प्रोटीन की फील्ड में इन्होंने कोलाजन का ट्रिपल हेलिकल क्या किया था? स्ट्रक्चर का इन्होंने डिस्कवरी किया था। फिर मैम ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एग्जामिनर कि मैम इनका आउटस्टैंडिंग जो परफॉर्मेंस है, आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन कौन सी बायोलॉजी में था? तो मैम स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में था। आई थिंक यहाँ पे इतने क्वेश्चन बनेंगे। और ये पूछ ले कि कब इसका पब्लिश हुआ? तो 1954 में और नेचर में। अब आप बोलो कि मैम इतने ईयर पूछना नहीं चाहिए एग्जामिनर को, बट हम क्या करें, पिछले साल इन्होंने पूछ लिया कैसा क्वेश्चन, मैं इंट्रोडक्शन में बताऊंगी, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। बात ये है, अब एक ईयर और ध्यान करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या ध्यान, इतनी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे इनमें से ये बन सकता है। अब आप आगे लिखो, ये बोर्न कब हुए? ही वॉज बोर्न ऑन 8 अक्टूबर 1922। आई थिंक ये क्वेश्चन ही पूछना चाहिए। ये साइंस की जगह एसएसटी बन जाएगा जब हम यहाँ पे ये पूछ ले कि बर्थ डेट क्या है, डेथ डेट क्या है। ऐसी चीजें हमसे एसएसटी में, ऐसी चीजें हम साइंस में एक्सेप्ट नहीं करते हैं मैम, ऐसी चीजें हम एसएसटी में एक्सेप्ट करते हैं। तो आई थिंक ठीक है, तो पर हम रीड कर लेते हैं कि कब इनका बोर्न कब हुए थे। 8 अक्टूबर 1922 में हुए थे इन स्मॉल टाउन नॉट फार फ्रॉम कोचीन ऑन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। साउथ वेस्टर्न साइड में हुए थे कोचीन में, ये साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के कोचीन में 8 अक्टूबर 1922 को। हिज फादर वाज ए प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। इनके पापा एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे एट अ लोकल कॉलेज, कोई लोकल कॉलेज में। एंड थस हैड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस इन शेपिंग रामचंद्रन इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। सब क्या हो गया इनका? कंसिडरेबल क्या हो गया? इन्फ्लुएंस हो गया किसमें? मैथ में, क्योंकि पापा मैथमेटिक्स के टीचर है तो वो आ जाता ना बच्चों पे भी उसका इफेक्ट। तो बस वही बात बोल रही हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूल ईयर्स Ramachandran graduated in 1942 as the top-ranking student in the BSc Honors Physics course of the University of Madras। फिर उन्होंने फिजिक्स कोर्स में ऑनर्स में BSc किया, और कौन सी यूनिवर्सिटी से? यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से। ही रिसीव्ड अ PhD फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1949। फिर उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से क्या किया? 1949 में PhD भी किया। While at Cambridge, Ramachandran met Linus Pauling and was deeply influenced by his publication on models of the alpha helix and beta sheet structures that directed his attention to solving the structures of collagen। ये अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर होती है किसकी होती है? प्रोटीन की होती है। मतलब जब ये PhD कर रहे थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, तो इनकी मीटिंग किससे होती है? एक लाइनस पॉलिंग नाम के आत्मा से होती है, इंसान से होती है। और वो इंसान क्या कर रहा था? वो इंसान काम कर रहा था इस पे अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर पे। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि इनका भी इन्फ्लुएंस आ गया किसमें? प्रोटीन की तरफ। और इनका इन्फ्लुएंस किसमें? इनका इंटरेस्ट किसमें है? कोलाजन की स्ट्रक्चर में आया, जिसकी इन्होंने डिस्कवरी कर दी ट्रिपल स्ट्रक्चर कोलाजन की। और वो पब्लिश हो गया 1954 में नेचर में। ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 78 ऑन अप्रैल 7, 2001। और 7 अप्रैल 2001 को ये क्या हो जाते हैं? स्वर्गवास हो जाते हैं। 78 साल की उम्र में 78 इनकी क्या थी? एज थी। अब अगर आप मुझसे पूछो कि मैम आपके अकॉर्डिंग इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं एज एग्जामिनर अगर क्वेश्चन बनाऊं तो मैं ये क्वेश्चन बनाना प्रेफर नहीं करूँगी कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ, कब बोर्न हुए, किस डेट को बोर्न हुए, कब इनकी डेथ हुई, कितनी एज थी इनकी डेथ के टाइम, इनके पापा क्या काम करते थे, इन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी से PhD किए, कौन से सब्जेक्ट में इन्होंने अपना BSc ऑनर्स किया, कब ये। मैं तो ये क्वेश्चन नहीं पूछूंगी। अगर मुझे इस पैराग्राफ में से क्वेश्चन बनाने के लिए कोई बोलेगा तो मैं ये क्वेश्चन बनाऊंगी कि जो GN रामाचंद्रन है उनकी फील्ड क्या थी। अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हो, अगर आप किसी साइंटिस्ट को रीड कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो साइंटिस्ट पढ़ रहे हो उसकी फील्ड क्या थी। तो मैम प्रोटीन से रिलेटेड उनकी फील्ड थी। फिर मैम ये इन्होंने कोई चीज़ का फाउंडर है तो वो आपको पता होना चाहिए कि मैम फाउंडर थे ये मद्रास ऑफ स्कूल के। और फिर अगर उन्होंने ये फाउंडर किया, वो स्कूल का उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया, तो स्कूल में होता क्या था मैम? उस स्कूल में एनालिसिस होता था मैम किसका? बायोपॉलीमर का। फिर उसके बाद में इनकी डिस्कवरी क्या थी, हम इनको पढ़ क्यों रहे हैं, ये इतने बड़े क्यों, मतलब ये ऐसा मतलब बुक में छपने लायक क्यों बनेगी कि हमें इनको स्टडी करना पड़ रहा है? क्योंकि उन्होंने डिस्कवरी की थी मैम, किसकी डिस्कवरी की थी? अभी हमने देखा कोलाजन की। इन्होंने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या किया था? इन्होंने डिस्कवरी किया था। और फिर वो 1954 में, ये एक ईयर आप ये ध्यान रख सकते हो क्योंकि इनका जो डिस्कवरी वो पब्लिश हुई है, तो ये ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके जन्म कब हुआ, मरे कब, उससे ज़्यादा, ठीक है। तो 1954 इन नेचर में क्या हुआ इनका, ये पब्लिश हुआ काम। और फिर उसके बाद में इनका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कौन से एरिया में था जब जो हम इन्हें पढ़ रहे हैं? तो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में क्या था इनका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था। आई थिंक ये जो स्टार्टिंग की इतनी लाइन्स हैं
इतना पैराग्राफ है। अगर मुझे क्वेश्चन बनाने के लिए एग्जाम में बोले तो मैं यहाँ से क्वेश्चन बनाऊंगी, ना कि ये अब ये कब मरे, कब जिंदा हुए, मतलब कब जन्मे, कब कितनी एज थी। आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये उनकी एक हिस्ट्री हो गई, ये आप SST से रिलेट कर सकते हो, और ये चीज़ जो है वो साइंस से रिलेट करती है। तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, आपको सब कुछ लर्न करना पड़ेगा एज अ स्टूडेंट, क्योंकि एग्जामिनर ने पूछ लिया तो फिर आप ये बोलोगे कि मैम आपने तो बोला था इसमें से क्वेश्चन बनेगा। मैं एग्जामिनर हूँ नहीं ना, मैं पेपर बना नहीं रही नीट का, अगर मैं बनाती तो इसमें से बनाती। तो एज अ स्टूडेंट मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप 4 लाइन ऊपर वाली पढ़ लो, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करो, और नीचे वाली को भी एक आंखों से देख लो, मतलब आंखों से देख लो, मतलब एक माइंड में सेट करो थोड़ी थोड़ी चीज़ें, क्योंकि हमें करनी पड़ेगी, हम कुछ नहीं करते। वैसे तो याद हो गया होगा, BSc फिजिक्स में इनका ऑनर्स है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और ये बात ध्यान रख सकते हो कौन से साइंटिस्ट से मिली थी ये, जब इनका इंटरेस्ट है। तो लाइनस पॉलिंग, ये इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्योंकि इनका जो काम था वो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर पे था, तब जाके इनका क्या हुआ, इंटरेस्ट आया किसमें, ये कोलाजन की स्ट्रक्चर को डिस्कवरी करने में। आई होप आपको ये पेज समझ में आया होगा, ये साइंटिस्ट वाला। अब हमारा एक पेज आता है इंट्रोडक्शन वाला, जिस पे 2025 में अभी रिसेंटली पिछले साल ही जो क्या हुई मैम, नीट हुई, उसमें एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन पूछे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता हमारे लिए। ये हो जाएगा पूरा ये एक पेज, तो ये पूरा चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, इंट्रोडक्शन से लेके लास्ट हमने क्वेश्चन तक, एक्सरसाइज तक पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में कल की जो हमारी क्लास रहेगी वो PYQ पे रहेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस क्लास को देखना और खुद से उन क्वेश्चन को सोल्व करके देखना कि कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, जो थ्योरी आपने पढ़ी है, जो कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस मैम, इतना तो हमें पता ही है कि बायोलॉजी किसका स्टडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फॉर्म एंड अपीयरेंस ओनली ब्रॉट आउट देयर डाइवर्सिटी। देखो, ये हमें पता है कि कितनी सारी डाइवर्सिटी है इस पूरे अर्थ पे। इसमें ना मैं बताऊँ ना, मेन चीज़ें आप इसको पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैम इसमें पढ़ने लायक कुछ है नहीं, तो वैसे सच्ची में इसमें पढ़ने लायक कुछ है नहीं। मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ कि क्या आया था आपके एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन ही आया था कि जो फिजियोकेमिकल अप्रोच है स्टडी की, उसको हम क्या बोलते हैं, वो रिडक्शनल बायोलॉजी है। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, फिजिकोकेमिकल रिडक्शनल बायोलॉजी करके क्वेश्चन था, पता नहीं फिजिको केमिकल, मुझे पूरा याद नहीं है, पर क्वेश्चन ये था कि जो फिजिको केमिकल अप्रोच है बायोलॉजी की, उसमें हम क्या स्टडी करते हैं, वो जो बायोलॉजी है वो कैसी है, वो अप्रोच है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी की। कौन सी बायोलॉजी, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी की। तो इसमें अगर आप जब इस पैराग्राफ में पढ़ोगे तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ और पूछने वाला क्वेश्चन है जो एग्जामिनर ने पूछ लिया। इसमें ये दिया गया कि इस यूनिट में हमने क्या दिया, इस यूनिट में हमने सेल, आप पढ़ोगे तो इसमें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को हमने क्या किया, कंसीडर किया है, हमने बायोमोलिक्यूल को कंसीडर किया, हमने सेल साइकिल, सेल डिवीजन को कंसीडर किया। क्यों किया, क्योंकि एक जो हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म है, उसकी लाइफ की स्टार्टिंग कहाँ से होती है मैम, एक सिंगल सेल से होती है। सिंगल सेल कौन होता है मैम, जो जाइगोट है वो एक सिंगल सेल है, उस जाइगोट से क्या होती है, कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है, उसकी स्टार्टिंग होती है। तो इस पूरे पैराग्राफ में आप पढ़ोगे तो आपको यही दिया हुआ है, बस हमें इसमें यही ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये PYQ है और ये रिपीट होता है तो आपको ध्यान रखना है कि जो फिजिको केमिकल अप्रोच है वो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी है। फिजिको केमिकल अप्रोच जो है वो कौन सी स्टडी है, अंडरस्टैंडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो स्टडी है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। आप इसे क्या करेंगे, हाईलाइट कर लोगे, और आप जब ये पूरा पैराग्राफ खुद से पढ़ोगे, ये पैराग्राफ मैंने पहले पढ़ा था, तो आई डोंट थिंक इसमें हमें कुछ और भी ऐसी चीज़ें मिलेंगी। जैसे इसमें लिखा, दिस अप्रोच इनेबल्स अस टू डिस्क्राइब द वेरियस प्रोसेस इन मॉलिक्यूल्स टर्म्स। और एक बात हमें ध्यान रखनी है कि हम कौन सी अप्रोच को क्या करते हैं, लेते हैं। देखो, सेल थ्योरी ऑल्सो क्रिएटेड ए सेंस ऑफ मिस्ट्री अराउंड लिविंग फिनोमिना, एग्जाम्पल फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस। एक बात ये ध्यान रखनी, इसे मार्क करोगे कि कौन सी अप्रोच हमें सेल थ्योरी, जब हम क्रिएट करते हैं, सेल थ्योरी हमने पढ़ी तो उसमें से सेल थ्योरी कौन सी अप्रोच क्रिएट करती है, तो इसे आप हाईलाइट करोगे। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपकी ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी प्रोसेस है, तो 2 प्रोसेस ध्यान रखनी, एक तो फिजियोलॉजिकल है, एक बिहेवियरल है। ठीक है, तो 2 बातें ध्यान रखनी है, जो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी है वो फिजिको केमिकल अप्रोच है, और जो अगर हमसे पूछे सेल थ्योरी कौन सी हम बोले अप्रोच क्रिएट करती है, कौन सी मिस्ट्री अराउंड हमारी लिविंग फिनोमिना है, तो उसका ध्यान रखना है फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल। बस ये 2 बातें ध्यान रखनी है, और आप पूरा चैप्टर पढ़ना है, उसके अलावा आपको इसमें कोई पूरा चैप्टर नहीं, पूरा पैराग्राफ पढ़ना, आपको इसके अलावा कोई भी चीज़ इसमें देखने को नहीं मिलेगी। 2 बातें, एक तो फिजियोलॉजिकल और एक बिहेवियरल प्रोसेस ध्यान रखना हमें, और एक हमें ध्यान रखना है फिजिको केमिकल अप्रोच जो है वो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी की। अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो हम ये क्वेश्चन रिपीट होगा, फिजिको केमिकल अप्रोच कौन सी बायोलॉजी, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी है, और सेल थ्योरी से हम जो मिस्ट्री क्रिएट होती है उसके लिए हमें कौन सी प्रोसेस अप्लाई करते हैं, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस।
ओके, तो आज का ये जो है चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। हमने पूरा 8 नंबर चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया। पिछले साल इससे 4 क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन मतलब 60 नंबर का वेटेज इस चैप्टर का। आई होप आपको मैंने एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन और एक एक मतलब डायग्राम समझाने की कोशिश की, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करवाए हैं, इंट्रोडक्शन और साइंटिस्ट को भी करवाया है। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगे तो अपने और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। आपको कुछ ये कि मैम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, आप इस चीज़ में चेंजेस लाओ तो हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, तो वो भी आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में कि आप क्या चेंजेस चाहते हो। थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई करो। कल इस चैप्टर को रिवाइज करके आओगे आप, क्योंकि कल इस चैप्टर के मैं PYQ सोल्व कराऊंगी आपको, ठीक है। तो अच्छे से चैप्टर रिवाइज करके आना। मैं चाहती हूँ कि जितने भी PYQ करें खुद से सोल्व करोगे आप, और आपके आउट ऑफ आउट मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। थैंक यू।